आज भाई शुरू करते हैं। सो वी हैव। अच्छा जी। सही है, नवंबर 23 है। आज लेट्स स्टार्ट। बेकार बेकार क्वेश्चन दे रहे हैं। कंपेयर द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सही है। कंपैरिजन में नाप दो कोई भी कंपैरिजन कि भाई इसका एक में मैग्नीट्यूड होता है, एक में डायरेक्शन होती है। सही है। लेकिन ये मत लिख देना कि वन हैव द मैग्नीट्यूड एंड द अदर हैव द डायरेक्शन। ओके, ऐसा मत लिख देना। ओके। सो तुम लिख दो कि भाई स्केलर क्वांटिटीज हैव। ये सिर्फ पेपर दे के अभी अभी आ रही हो? जी सर, अभी पेपर खत्म ही हुआ है। ब्रो घर तो आके रेस्ट बस ही कर क्लास लेती। अटेंड किया। यार सो मोटिवेटिंग। अबे रेस्ट ही कर सर, लेती। अब तो कर ली ज्वाइन, अब बस देख रही हूँ ना मैं। अच्छा। नहीं ब्रो, मैंने 15-20 मिनट का ब्रेक लेना था ना यार, मैंने बोल तो रखा था मैसेज में। क्या जल्दी थी? कोई नहीं, अब तो ज्वाइन कर ली। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा ब्रेक, आ जाएगा, डोंट वरी। स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड ओनली, बट वैसे कैसा गया कंप्यूटर का पेपर? सर अच्छा हुआ। है? सही आया था पेपर जो एक्सपेक्टेड था, या कुछ ऐसा था, कुछ आया वैसा? सर कुछ भी जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड आया सब कुछ। आए। अच्छा। जी ओहो। सर, 75 में से तकरीबन 50 मार्क्स से तो सूडो कोड जीते। लोग कहते हैं थ्योरी करके चले जाओ, हो जाता है थ्योरी करके। 10 मार्क्स भी नहीं आए तो मुश्किल से। ओके। चलो। चलो बेहतरीन है। तो कुछ आसरा वासरा है ना भाई? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलो डन हो गया। आ जाओ भाई। कोई है अल्लाह का नेक बंदा, कोई करवाना चाह रहा है अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन? एनीवन इज इंटरेस्टेड इन इट? इब्राहिम से करवाना है मैंने, पहले वाले इब्राहिम से। इब्राहिम बहुत दिनों से कुछ नहीं कर रहा है। बेटा रीड कर लेगा तू? The radius of a small sphere is determined from a measurement of the volume of the sphere. The sphere is submerged in water, displacing some of the water into measuring cylinder as shown in Figure 1.1. The measured volume of displaced water is 28.0 plus minus 0.5 centimeter cube. Calculate the radius in centimeter of the sphere. हम्म। क्या करेंगे सर भाई? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई क्यूब, और हम्म। वॉल्यूम मैंने बताई हुई 28, और फिर 28 × 3 ÷ 4 पाई, फिर क्यूब रूट कर देंगे। तुम थके थके से क्यों लग रहे हो? तुम्हारा कोई पेपर नहीं था, ये पेपर दे के आ रहे सर थका हुआ तो सही तो हूँ। हो? तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है तुमने 4 दिन से सोए भी नहीं हो। पक्की सर बात? वो पता नहीं। नहीं नहीं सर, ठीक हूँ। अच्छा। चलो बेहतरीन है। आज भी निकाल दो। 1.9। 1.9। ओके जी, आगे आ जाओ। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ स्फीयर। सर अगर हम आर्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो वो हो जाएगा। सर वो हमें इधर वो नहीं, पाई और 4 और 3 को नहीं कंसिडर करना चाहिए ना। हाँ जी। तो सो वन ओवर जो। थ्री ऑफ द वॉल्यूम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम जो है वो आप उसके इक्वेट कर लोगे, है ना? जी सर। ओके परफेक्ट। सो सो 1/3 into percentage uncertainty, which is 0.5 over 28 into 100. Okay. सर 0.595 तो 0.6। सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी का क्या रूल था, मतलब 1। 0.6 बस सर अगर अगर तो आ रही है लाइक, आप कह लो अगर 0.6 आ रही है, 0.7 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, टिल 9 तक वो आप 1 SF के अंदर लिख रहे हो तो सही है। और अगर 2 SF के अंदर जा रही है तो 2 SF के अंदर लिख रहे हो तो राइट। बस ये है। सर मैंने सुना था ये बस होल नंबर में होती है। मतलब अगर तो 1 से बड़ी है तो वो होल नंबर में होती है, सही है। अब अगर 1 से 9 तक है, सर अगर 1। 1 से 9 तक है, सही है, तो वो जो है आपके पास जो है वो जस्ट 1 से 9 तक कोई भी नंबर आ रहा होगा, 9 से ज़्यादा है तो जो भी नंबर है वो आएगा। अगर पॉइंट्स 1 से छोटा है, सो आपके पास जो है ना जस्ट वो 1 DP पे आ रहा होगा।
सही हो सही गया। सर, अगर 1.5 होती तो 1 होती या 2 होती? 1.5 को 2 कर लेते आप। सही हो 2 गया। कर देता। अच्छा जी, आ जाओ भाई। ये दूसरे वाले इब्राहिम ने करवाना है। इब्राहिम जिंदा बैठा हुआ है। इब्राहिम रीड कर लेगा तो भाई। इब्राहिम जिंदा नहीं लग रहा मेरे ख्याल से। यूसुफ करवा देगा। यूसुफ रीड कर लोगे तो। A hot air balloon floats just above the ground. The balloon is stationary and is held in place by a vertical rope as shown in figure 2.1. The ball has a weight W of 3.39 in 10 to the power 4 newtons. Tension T in the rope is 4 in 10 to the power 2 newtons. A thrust U acts on the balloon. The density of the surrounding air is 1.23 kg in meter cube. On figure 2.1, draw labeled arrows to show the directions of the three forces acting on the balloon. हाँ जी। ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट होगी, नीचे की तरफ वेट होगा और टेंशन होगी। टेंशन नहीं, कहाँ पे लगा दी? टेंशन किस तरफ होगी, एक मिनट। टेंशन अच्छा, बाय द वे, एरोज को वैसे देख के बना लेना, सही है। दो हाँ, नंबर दोनों दे रहे नीचे हैं। होंगी, टेंशन नीचे होगी। पक्की बात है। टेंशन भी नीचे होगी और वेट नीचे होगा। ओके। हाँ। अच्छा, लेंथ तकरीबन दोनों की एक जैसी आ रही होगी और टेंशन बहुत छोटी सी होगी, सही है। सही हो गया। चलो जी, आगे आ जाओ। सर वो कैलकुलेट द वॉल्यूम। क्या हुआ, क्या कह रहे हो इब्राहिम? एक जो सेकंड। एरो का साइज हमें कैसे बनाना है? मतलब अबे वेट, आपने वैल्यू चेक टी करो का ना। छोटा क्यों? वैल्यू चेक करो ना। ये चार, ये फोर, 400 बनेगी। सही है। ये 300 समथिंग बनेगी, सही है। सो जो डिफरेंस आएगा इनका वो बहुत छोटा सा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि स्टेशनरी बलून है, अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस होने वाली है। ओके। सो वेट इतना है, सही है। टेंशन इन द रोप इतनी है। अच्छा सॉरी, गलत बना गया। वेट वेट, माय बैड। टेंशन इन द रोप भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, सही है। इसके बराबर होना चाहिए। अबे यार, एक सेकंड एक सेकंड, सही करने दो। तो ये मैटर करता है कि कितना साइज हो उसका। यार करता है। अब कभी कभार जो है ना, वो लाइक वैल्यूज दी हुई होती है, तो उस हिसाब से बना लो। करेक्ट फिजिक्स यही है कि जो है ना, आपको जिसकी वैल्यू कम है उसका एरो छोटा होना चाहिए, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका एरो बड़ा होना चाहिए, सही है। सो वेट से बड़ा टेंशन का एरो होना चाहिए, सही है। थोड़ा सा बड़ा हमने टेंशन को बना दिया, सही। ये टेंशन हो गई है, सही। ये हो गया फिर वेट। टेंशन ज्यादा, टेंशन तो कम है ना, वहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है और वेट अच्छा एक्सपोनेंट सॉरी 4। सॉरी, अबे यार, ओके ओके फाइन। सही है। सही हो गया। और आपके पास जो है ना, अब थ्रस्ट इन दोनों को मिला मिलू के लग जाएगी, सही है। सो अब थ्रस्ट लगा दो ऊपर, तो अब थ्रस्ट सही आ रहा है, सही है। इन दोनों का एडिशन होगा, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। चलो, सेट हो गया। चलो जी, आ जाओ भी। Okay. Calculate the volume to three significant figures of the balloon. अच्छा, वो इन्होंने अक्षर दोनों को प्लस करेंगे, वेट और टेंशन को, इज इक्वल्स टू अब थ्रस्ट ऐसे ही द पीवी। सही हो गया। जो जो उन्होंने कहा है कि भाई अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस टेंशन, क्योंकि आपके पास जो है स्टेशनरी है, राइट। बलून जो है वो स्टेशनरी आपके पास आ रहा है। सही हो गया। अच्छा जी, और अब थ्रस्ट आपके पास आ जाएगा रो जी वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आपके पास है एम जी प्लस, अच्छा सॉरी, गिवन ए वैल्यू। सो आपके पास आ जाएगा 3.39 एक्सपोनेंट 4 प्लस 4 एक्सपोनेंट 2। सही हो गया। अच्छा जी, डेंसिटी से डिवाइड कर दो। ओके। सो आपके पास आ जाएगा 1.23 इंटू जो आपके पास 9.81, कितना आता है भाई? 2842 आ रहा है। 2842। 2842। सो आप ले लोगे 2800। ओके जी, आ जाओ भाई। देखो, जी ओके भाई, सर, कुछ मेरी पॉइंट कुछ हुआ? क्वेश्चन ओके। से। The balloon is released from the rope.
Calculate the initial acceleration of the ball of the balloon. ओके, Uh, रिलीज फ्रॉम द रूप का मतलब टेंशन कितनी? 400। अबे कद्दू जीरो, रिलीज हो गया ना अब तो। ओ अच्छा अच्छा तो हाँ 0। सही है। सो टेंशन अपवर्ड है, सही है। और टेंशन डाउनवर्ड है, सॉरी वेट अप डाउनवर्ड है, और अप थ्रस्ट ऊपर को लग रहा होगा कहीं ना कहीं, सही है। लेकिन बल्कि अब वेट हम ऊपर लगाएं इसको। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द बलून। फिर हम वो नहीं करेंगे, आप थ्रस्ट माइनस यहाँ वेट पर इज इक्वल अच्छा टू माइनस एम ए। वेट। कर तो लोगे, यानी अप थ्रस्ट माइनस वेट इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन बननी चाहिए, सही है। अच्छा जी। लेकिन यार हमें अब तक स्ट्रेट अवे क्यों नहीं मिल रहा? बस हम ये ऐड कर सकते हैं दोनों वैल्यूज को, सही है। हमारे पास जो है ना 3.394, सॉरी 3.39 एक्सपोनेंट 4, अच्छा बाय द वे दिस इज द वेट, ओके। और माइनस कर दिया आपने, अब थ्रस्ट की जो वैल्यू होगी वो टेंशन प्लस वेट से आ रही होगी। 3.39 एक्सपोनेंट 4 प्लस 4 एक्सपोनेंट 4 आए, 4 एक्सपोनेंट 4 फाइन, 4 एक्सपोनेंट 2, सही है। आपके पास आई है। आपके पास बेसिकली ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू एम ए, सही है। आपके पास बच जाएगा 4 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल्स टू, जो वेट होगा वो आपके पास मास से डिवाइड कर दोगे, 3.39 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 9.81, ओके, टाइम्स ए, ओके। फिर आप सॉल्व कर लो, 4 एक्सपोनेंट 2 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 3.39 एक्सपोनेंट 4, कितना आता है भाई? तो ये आता है 0.2 आ गया। 0.2? 0.12 नहीं है। 0.12 क्या? 0.12। हो गया 0.12, ओके। सर, हाँ जी भाई। ये टेंशन आपको कैसे पता है कि जीरो कि वो रिलीज होगी इसलिए? हाँ जी, सही है, सही हो गया, गुड हो गया। अच्छा The जी, balloon is sta- आ जाओ। the balloon is stationary at a height of 500 meters above the ground. A tennis ball is released from rest and falls vertically from the balloon. The passenger in the balloon will be released with equals meter plus 2 AS. Calculate the ball will be traveling at a speed of approximately 100 meters per second when it hits the ground. Explained by the actual speed of the ball will be much lower than 100 meters per second when it hits the ground. हम्म। Uh, the equation uh, the equation says that the acceleration of free fall is 9.81, but when you go down, the air resistance increases and ड्यू टू, या इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग the वेलोसिटी, यस। increasing velocity, sorry, with ओके, increasing velocity, the air resistance increases, resultant force decreases, so that's why the द एयर velocity रेजिस्टेंस will be गुड हो less. गया, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉल। सो क्या आप कह रहे हो कि भाई विच decrease the resultant force कह दो, अगर रिलेट करना है तो resultant force। सर हम पहले ये भी लिख सकते हैं कि जो जिन्होंने ऊपर इक्वेशन दी है, इट कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अबे नहीं भी लंबी हो जाएगी, उन्होंने बता दिया ना कि बस वो लोअर है, उन्होंने रेफर कर दिया कि एक्चुअल केस एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके आ रहा है, राइट। तो बस डायरेक्ट लिख दो उसमें, लिख लो कोई मसला नहीं, बट वो लंबी हो जाएगी, जगह ज़्यादा चली जाएगी, सही है। लेकिन उसका शायद वो कोई मार्क ना दें आपको, सही है।
क्योंकि वो जस्ट आपसे बोल रहे हैं कि वो आपसे जस्ट एयर रेजिस्टेंस को डिफाइन करने को बोल रहे हैं, सही है, मतलब आपको इक्वेशन डिफाइन करने का नहीं बोल रहे, मोशन डिफाइन करने को बोल रहे हैं एयर रेजिस्टेंस साथ, सही है। सो फोर्स ऑन द बॉल एंड हेंस द their acceleration, अच्छा जी, which decreases the resultant force on the ball and hence its acceleration will be smaller, so उसकी वजह से क्या होगा, so its increase या change in the speed, increase in yeah, rate of increase in speed per unit time will also be smaller, will also be smaller, okay। चलो जी, हमारा रीड करने वाला बंदा भी है आसपास, आजा भाई रीड कर ले यार प्लीज। Before the balloon is released, the rope holding the balloon has a strain of 2.4 into 10 to the power minus 5. The rope has an unstretched length of 2.5 meters. The rope obeys Shopstar. तो बस वो होना strain is equals to extension over original length. तो बस अच्छा स्ट्रेन उन्होंने दिया हुआ है, हाँ सही है, एंड स्ट्रेच लेंथ भी आपके पास है। सो आप कह रहे हो कि एक्सटेंशन ओवर द ओरिजिनल लेंथ एंड 2.4 एक्सपोनेंट -5 इंटू 2.5, कितना आ रहा है आंसर? 6 into 10 to the power minus 5. ओके, 6.0 एक्सपोनेंट -5, चलो जी आगे आ जाओ। Okay. Calculate the elastic tension energy of the rope. तो even also. हम्म, Okay, so half fx कर लेंगे आप। अब तो एफ एक्स x आपके कैसे, पास एफ है 0, हमारे पास, एफ तो है ही नहीं। f फोर्स हो गया, फोर्स हाँ, की रो की फोर्स हो गया। अच्छा ऐसा कर रहे हो, चलो सही हो गया, यानी आप कह रहे हो कि रोप के अंदर जो टेंशन है अगर हम वो ले लें, जी। चलो सही हो गया। सो हाफ एफ एक्स और एक्स जो है वो प्रीवियस वाला ले लेते हैं। सो 1/2, फोर्स जो है वो आपके पास आ गई 400, और एक्स जो है वो आपके पास आ गया 6 एक्सपोनेंट -5, कितना आता है? 0.012। 0.012, सही जा रहे हैं, हाँ जी। चलो जी आगे आ जाओ। Okay, the rope holding the balloon is replaced with a new one of the same original length in cross-sectional area. Okay, the tension is unchanged and the new rope also obeys rope star. The new rope is made from a material of a lower Young's modulus. Explain the effect of the lower Young's modulus on the elastic potential energy of the rope. अच्छा फोर्स आपकी सेम है, फोर्स टेंशन चेंज करा उन्होंने, तो एफ वही तो सेम रहेगा, और आपका जो ओरिजिनल सेम ओरिजिनल लाइन, तो आपकी जो वो होगी क्या बोलते हैं एक्सटेंशन, द एक्सटेंशन विल बी डबल। विल बी हायर नॉट डबल, उन्होंने कहा है कि हाफ कर लो। यस हाई, लाइक जो यंग मॉड्यूलस उसका कम होगा ना, बस वो कम हो रहा है तो तो मतलब एक्सटेंशन उसका डबल हो जाएगी, सही हो गया, उसका परफेक्ट। डबल हो जाएगी, अब फोर्स सेम है, सो हायर वही लेस पोटेंशियल मिलेगी। सही हो गया, सो आपने कहा फिर कि भाई डबल होगी या सिर्फ नहीं हाई नहीं, होगी? हायर हायर, डबल नहीं लिखोगे आप, सही है। सो आप कह दोगे कि भाई लोअरिंग द यंग मॉड्यूलस increases the extension
extension. Okay, so force is same. Force is सेम, या लोड कह लो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लोड की बात की हुई है, राइट। सेम ओरिजिनल लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया, द टेंशन इज अनचेंज, या फोर्स की बजाय टेंशन कह रहा हूँ, सही है। सो टेंशन इज सेम, सो इलास्टिक potential energy would be higher. Okay, चलो ये हो गया। लॉन्गर एक्सटेंशन, इलास्टिक पोटेंशियल। ओके, परफेक्ट है। आ जाओ भाई, ये कर लेगा, कौन करेगा? अच्छा जी, कोई है? यूसरा जिंदा बैठी हुई हो? यूसरा क्वेश्चन कर सकती हो प्लीज? आवाज नहीं आ रही ब्रो, अगर कुछ बोल रहे हो तो। माइक का प्रॉब्लम? नोप, आवाज नहीं आ रही है। चलो खैर हो गई, कोई बात नहीं, फिर हम करा लेते हैं। हसाम से करा लेते हैं, हसाम फारिग बैठा हुआ है, हसाम से रीड कर लो प्लीज। A trolley A moves along a horizontal surface at a constant velocity towards another trolley B, which is moving at a lower constant speed in the same direction. Figure 3.1 shows the trolley at time t is equals to 0. The trolley, the two trolleys collide elastically and then separate. Resistive forces are negligible. Figure 3.2 shows the variation with time t of the velocity v for trolley B. ओके। What state what is represent हम्म। अबे एक सेकंड रुक तो। state what is अबे रुक तो, आगे भाग लिया मेरे से। पहले ग्राफ तो देख लेने दो। ग्राफ आ रहा है वेलोसिटी वाला। अच्छा जी, वेलोसिटी है, अगर इससे ग्रेडियंट एरिया निकालोगे तो एक्सेलरेशन बता देगा। फोर्स का ग्राफ आपको आपके जहन में होना चाहिए, सही है। और आपके जहन में और कौन सा होना चाहिए? फोर्स के जहन में, मोमेंटम का आपके जहन में होना चाहिए, सही है, ये सारे होने चाहिए। चलो आगे आ जाओ। state what is represented by the area under a velocity time graph. ओके, क्या होगा? Displacement. ओके, डिस्प्लेसमेंट आप कह रहे हो, चलो जी आगे आ जाओ। Use table 3.1 and figure 3.2 to determine the acceleration of trolley B during the collision. हम्म, ग्रेडियंट से आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? क्या बोलते हैं? अगर हम ये वाला पॉइंट उठा रहे हैं, ये वाला पॉइंट उठा रहे हैं, 0.15 कॉमा 0.12 एंड 0.3, Five. 0.35 एंड 0.33। ओके, 0.3, सही है। ओके, सो आ जाओ भाई, निकाल दो। हम्म, सर कर। ये पूरी वो पार्ट है जहाँ पे वो कोलाइड कर रहा है और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से कोलिजन के बाद हो जा रहा है। हाँ, मतलब आगे पीछे जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और ड्यूरिंग द कोलिजन वाला हिसाब किताब आपको दिख रहा है, सही है। ओके, सो आपने कहा कि भाई ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ओके, एंड ये आपके पास आ जाएगा 0.3 माइनस 0.12 डिवाइडेड बाय 0.35 माइनस 0.15। ओके, 0.9. 0.9। ओके जी, आगे आ जाओ।
the magnitude and direction of the final velocity of trolley A. हम्म, सही हो गया। अच्छा जी, इन्होंने, अच्छा जी, सबसे पहले तो देख लो भाई, मासेस दिए हुए, इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की दी हुई है, ए की ज़्यादा है बी की कम है, कोलिजन तो हो जाएगा। आफ्टर द कोलिजन इन्होंने वेलोसिटी दी हुई है अ, 0.3 की बी की। सही है। सो सर हम्म, कुछ गलत हुआ? वो इलास्टिक परफेक्टली वो है ना, इलास्टिकली है तो U1 - U2 वाले लगाएंगे इक्वल्स टू V2 - U। ऐसे क्यों? इलास्टिक कोलिजन, और वो कह रहे हैं कि दिस एंड देन सेपरेट अबे वो U1 U2 तब कोलाइड लगता है एंड। जब वो मासेस भी सेम हो, या नहीं, चलो लग जाएगा वैसे उसके बगैर भी अगर तुम लगाओगे। चलो ओके फाइन, लगा लो, ऐसा कर लो। सही है। सर अगर मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर करें तो वो भी सही। वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। सही है। सो दोनों से कर लो, जो मर्जी आप कर लो। सही है। U1 - U2 इज इक्वल्स टू V2 - V1। सही, ये तो ये करना चाहो, या आप कर सकते हो भाई M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। राइट, ये दोनों एक्सेप्टेबल है। सही है। सो अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दोनों की सेम डायरेक्शन के अंदर है, सो 0.48 और 0.12 ले लो। सही है। 0.48 माइनस 0.12 इज इक्वल्स टू, आफ्टर द कोलिजन बी की जो वेलोसिटी है वो 0.3 है और इसकी वेलोसिटी इज टू बी फाउंड। सही है। सो अब आप सॉल्व कर लो। नहीं, 36 है विद अ नेगेटिव साइन, सो 0.060, और विद अ नेगेटिव साइन तो इसका मतलब है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल लेगा। राइट। सो टूवर्ड्स लेफ्ट हाँ या जी, ऑपोजिट लिखेंगे? टू द लेफ्ट कर दो। सही है। मूव टू द लेफ्ट। ओके। अगर आप भाई जब मोमेंटम से करने में बहुत लंबी होगी वैसे, अगर आप करो तो आ जाना चाहिए 0.25। ये दोनों ऐड हो रहे होंगे जस्ट 0.25, और ये सर यहाँ पे उधर से भी सेम आंसर आ रहा है। माना, बस सही है। यहाँ पे आ सर गया, आपको वो 0.3 कहाँ से मिला? यहाँ से ग्राफ से, और ये बी का सर ग्राफ है तो इस वजह से। हाँ जी बोलिए। एक चीज बोलो बोलो। नीचे जाएंगे एक सेकंड। हाँ हाँ ये जो आपने V2 - V1 किया ना इधर हमने, यहाँ पे अगर हमें पता भी है कि ये V1 की डायरेक्शन लेफ्ट पे, तो हम लोग फिर भी इक्वेशन पे साइन चेंज नहीं करते, वो हमें साइन खुद ही बता देता है डायरेक्शन। हाँ, अगर वो चेंज करोगे तो फिर आंसर प्लस में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस क्या बता रहा है, फिर समझ रहे हो ना? क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्लस, जी फिर सर। आप पहले चेंज कर चुके हो तो दोबारा से नहीं चेंज करना। सेट हो गया। सो 0 पॉइंट, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी आ रही थी 0.12 आ रही थी। सही है, माइनस कर लोगे 0.75 से इंटू 0.3 को। सही है, और डिवाइडेड बाय इसका जो फर्स्ट वाले का मास है 0.25। राइट, सो इससे आपके पास आ जाएगा V ऑफ A, आपके पास आ जाएगा 0.060। ओके चलो, विद अ नेगेटिव साइन। आ गया भाई। On figure 3.2, sketch the variation of the velocity of trolley A with time t is equals to from with time t from time t is equals to 0 to time t is equals to 0.56. 0 to 0.5 सेकेंड्स। ओके। अच्छा, अब आपको दिख रहा है ए जो है वो इनिशियली स्पीड ट्रेवल कर रहा है 0.48 से। सही, यहाँ तक तो 0.48 से चले जाएगा वो। एंड देन फाइनल जो स्पीड है उसकी ए की, वो हमारे पास कितनी आई थी? 0.06 आई थी, वो भी नेगेटिव में। सही है। तो वो कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा 0.06, ये आ जाएगा इधर। समझ रहे हो आप? अच्छा जी। और ओके, उसके बाद जो है यहाँ से आप ज्वाइन कर दो इसको। ये आपके पास ग्राफ बनना चाहिए इस तरह का कुछ।
सर वो कब करते हैं? आपने एक तो बताया था कि ऊपर जो लाइन जाती है और नीचे, वो कौन से ग्राफ में होता है? वो दोनों इक्वल होने चाहिए। मोमेंटम टाइम ग्राफ में होता है। हाँ जी, चेंज इन मोमेंटम वाला हिसाब किताब होता है, मतलब वो जो ये ऊपर वाला जो जितने बॉक्सेस होते हैं नीचे भी उतने होते हैं, ऐसा बोल रहे हो? जी जी, वो इक्वल होने चाहिए हाँ चेंज। जी। जी जी, वो उस वाले ग्राफ में आएगा वो, सही है। अच्छा जी, पॉइंट 0.35 पॉइंट, ओके, एंड सही है, कहानी देख लो भाई। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम दिस टू दैट, मतलब ऐसी वाली, एंड देन जो नीचे वाला पोर्शन है उसके अंदर यूं, और यहाँ, सही है। चलो भाई, आ गया, सही आ गया। ओए होए, टाइट क्वेश्चन आ गया भाई। अच्छा जी, कौन करा रहा है भाई? एनीवन इज इंटरेस्टेड? मुबीन करा देगा, मुबीन को पढ़ ले बेटा। State the principle of superposition. हाँ, क्या कह So दोगे? when two waves of the same type overlap, ओके। resultant displacement is the sum of algebraic sum of individual displacement. ओके, व्हेन द टू waves overlap या meet, okay, their resultant displacement is the algebraic algebraic sum of two, um अच्छा, मैंने टू लिखा है, इसलिए मैं टू लिख रहा हूँ। sum of two individual wave displacements, ओके जी, आगे आ जाओ। Coherent light is incident normally on two identical slits X and Y. The diffracted light emerging from the slit superposes to produce an interference pattern on a screen positioned at a distance of 1.9 meters from the slit. Figure 4.1 shows the arrangement and the central part of the interference pattern of bright and dark fringes formed on the screen. ओके, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज स्पेसिंग दी हुई है 1.7 मिलीमीटर, सही है, सारी चीज़ें दे दी हैं। बेकार सा क्वेश्चन पूछ रहे यार इन्होंने तो। The separation of the slit is 0.65 millimeters. The distance between the centers of adjacent bright fringes is 1.7 millimeter. तो इसमें हम सही है। वेवलेंथ को पहले सब्जेक्ट बना लेंगे। सही है। और चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दो, 1.7 एक्सपोनेंट -3 इंटू 0.65 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 1.9। 1.9 हम्म। ये आ रहा है 5.81 एक्सपोनेंट -7। ओके, -7, फाइन। अच्छा, वैसे फॉर द फन फैक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपके पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सही है, यहाँ पे फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस बता सकते हो? सर जीरो। जीरो का पार्ट डिफरेंस, जीरो का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 0 लैम्डा का, और फेज डिफरेंस हो जाएगा 0 डिग्री का, सही है। और ये जो फर्स्ट डार्क स्पॉट है, इस पे बता सकते हो? में फर्स्ट हाफ डार्क लैम्डा होगा स्पॉट पर 180 डिग्री का लैम्डा फेज बाई टू, डिफरेंस। सही है, और 180 डिग्री, ओके, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट स्पॉट पे सर लैम्डा लैम्डा और 360 360। 360, गुड हो गया। सेकंड डार्क स्पॉट पे सर P/2 सेकंड लैम्डा डार्क पे हाँ जी, गुड है। 540। मल्टीपल ऑफ 180। 540, हाँ सही है। फिर उसके बाद जो थर्ड ब्राइट है, 2 लैम्डा और टू 720। लैम्डा और 720, फाइन, सही हो गया। सो ये बस फिर आपको इसके पता, नीचे भी सेम ही बनेगा ना। सेम बनेगा, हाँ जी, सेम बिल्कुल, सही है। सो ये आपके पास है
पाथ डिफरेंस और ये आपके पास है फेज डिफरेंस। ओके, ये आपके पास, बस आपको ये पता होना चाहिए। सही, ये ऑल तो बहुत कम पूछते हैं बट आपको ये आना चाहिए। सही, और इनके जो है ना फेज वैल्यूज के पहले पाथ डिफरेंस निकालोगे, उससे फिर आपको जो है ना वो फेज डिफरेंस की वैल्यू पता चलती है। ओके, सो ये आपके पास आ गया। चलो आगे आ जाओ भाई। Light waves from slits X and Y in B arrive at a point between adjacent bright fringes on the screen. Figure 4.2 shows the variation of displacement with time of the waves arriving at the point where they meet. A student makes two statements about the waves at this point. Statement 1, the phase difference between the waves is 90 degrees. Statement 2, the amplitude of the resultant wave is 0. हम्म। Explain how statement 1 is correct. ओके, लो, ये तो करेक्ट है। इसमें क्या है, स्टेटमेंट पास करें, क्या कहेगा भाई? Quarter wavelength apart है वो। अच्छा, ऐसा बोलोगे? सही है, क्वार्टर वेवलेंथ अपार्ट है, सो दैट इज वाई। या वो सही है। टाइम दिया है ना, तो क्वार्टर टाइम पीरियड अपार्ट। ओके, बस क्वार्टर, क्वार्टर वेव या क्वार्टर साइकिल कह दो, सही है। सो both the waves are quarter cycle out of the phase, out of the phase। ओके जी, आगे आ जाओ। सर, ये आउट ऑफ द फेस की जगह अगर हम सिर्फ अपार्ट लेके तो वो भी सही। चलिए देख लेते हैं, आई थिंक वो सही हो जाएगा। आउट ऑफ द फेज, बट क्योंकि एंगल की बात कर रहे हो तो इसलिए मैंने फेज बस मेंशन कर दिया है। waves are out of the phase by a quarter of the cycle period when one wave has a maximum, other wave has zero। okay, कह तो नहीं रहा बट शायद एक्सेप्ट हो जाए, बट शायद वो मे बी वेग टर्मिनोलॉजी की वजह से काट दे मे बी। सो बेटर टू से फेज डिफरेंस। State and explain whether statement 2 is correct. हम्म, करेक्ट तो नहीं लग रही है ना? इनकरेक्ट है ना? हाँ जी, एम्पलीट्यूड जीरो तो नहीं होगा, लेकिन कैसे? हाँ, कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी वैसे, ना कंस्ट्रक्टिव है ना डिस्ट्रक्टिव है, दोनों के बीच में है। देखो कंस्ट्रक्टिव, अबे नहीं नहीं, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज जीरो। देखो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट जीरो के लिए वेव जो है ना वो 180 डिग्री अपार्ट होनी चाहिए, राइट? यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री अपार्ट है, और 90 डिग्री अपार्ट में ये नहीं हो सकता है। सही है, आप बस ये कह सकते हो। और हाँ, बस ये कह सकते हो कि 90 डिग्री अपार्ट में जो है ना वो ये चीज़ नहीं हो पा रही होगी। क्लियर हो गया? फिर हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पे उनकी उनके डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और हाँ, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। सही है। सो या आप कह लो कि अच्छा, उसमें जो वो होता है बेसिकली, यहाँ पे रिजल्टेंट वेव अगर जीरो बन रही है, जिसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके पास जो है ना किसी भी मीन पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो आनी चाहिए, राइट? यानी एवरी पॉइंट गिव्स यू द जीरो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, राइट? तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। सही है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई सो स्टेटमेंट n2 is incorrect, okay, as the, अच्छा जी, as the individual displacements at any point is not equal to the displacement, अच्छा एक मिनट, at the individual displacements at any point is not equal and opposite to each other, not equal
and opposite to each other to give zero resultant displacement. ओके, ये आपके पास आ गया। या आप अगर फेज डिफरेंस की टर्म में लिखना चाह रहे हो तो फेज डिफरेंस की टर्म में लिख दो भाई, प्रीवियस द वेव हैज द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्रीज, ओके, इन ऑर्डर टू get the zero resultant displacement you should have the phase difference of 180 degrees, okay, so आप ऐसा लिख सकते हो। सर ये जो आपने पॉइंट लिखा ये एक्सप्लेन कर दोगे? सर मैंने वो फेज डिफरेंस वाला लिखा था। क्या लिखा फेज डिफरेंस वाला? सर मैंने लिखा दे आर 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज फॉर जीरो रिजल्टेंट वेव, इट शुड बी 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज। बात सही, बेहतरीन है, क्या मसला है? सर लेकिन आपने जो लिखा ये मैं समझना चाहता हूँ। मैंने ये पश्तो में लिखा भाई, इसका मतलब ये है कि अगर तो रिजल्टेंट वेव, अगर तो आपने वो बनाना है ना, यानी अगर आप कह लो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनानी है, तो किसी भी पॉइंट पे जो आपकी वेव आएगी, सही है, अगर लेट से आप ये वाला पॉइंट ले रहे हो, तो इस पॉइंट पे अगर ऊपर वाली वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वही यहाँ पे नीचे वाली वेव का भी होना चाहिए, राइट? सो देयर डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ओके, इन ऑर्डर टू गेट द जीरो डिस्प्लेसमेंट, ओके, या जीरो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे ना भाई? सही है। जी सो सर। बस मैंने यही लिखा है, राइट, कि इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज नॉट इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर टू गिव द जीरो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा होता देन वो हमारे पास आ जाता, ओके। चलो जी, आगे आ जाओ। The width of each slit in B is decreased by the same amount. There is no change to the separation of the slits. Describe and explain the effect, if any, on this change on the appearance of the interference pattern. हम्म, फिर क्या इधर होगा? A को डिक्रीज किया उन्होंने, ई स्लिट, हाँ जी। तो उससे फिर X जो है वो ये इंक्रीज हो जाएगा ना। अच्छा, इन्होंने बाय द वे, एक मिनट एक मिनट, लेकिन वो कह रहे हैं सेपरेशन तो सेम है। उन्होंने बेसिकली विड्थ चेंज की हुई है, सही है। हाँ हाँ भाई, सो जा भाई, सो जा, सुकून से सो जा यार, कोई मसला नहीं है। उन्होंने बेसिकली ना इसकी विड्थ, लाफेस, उन्होंने बेसिकली इसकी विड्थ चेंज कर दी है, सही है, इसको पतला कर दिया उन्होंने, सही है, बस ये कर दिया। तो अब क्या होगा इसमें? अगर तो आप जो है वो इनकी विड्थ को कम कर रहे हो, सही है, नो चेंज इन द स्लिट सेपरेशन, अगर नो चेंज इन द स्लिट सेपरेशन है, इसका मतलब है कि फ्रिंज स्पेसिंग तो आपको वैसे ही दिख रही होगी, सही है। और लेकिन फ्रिंज स्पेसिंग क्या वैसे ही दिखेगी? एक सेकेंड, डिस्टेंस पे होगी डिफरेंस स्पेसिंग। नहीं, फ्रिंज स्पेसिंग दिखनी वैसे ही चाहिए यार, क्योंकि फ्रिंज स्पेसिंग जो डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन लैम्डा डी ओवर ए, सही, उसमें इसमें से आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर रहे हो, ओके, सही, आप ए चेंज नहीं कर रहे हो, आप थिकनेस चेंज कर रहे हो, थिकनेस की वजह से बेसिकली ना स्प्रेडिंग ज़्यादा हो जाएगी, राइट, इसकी वजह से, क्योंकि आपने इसको और ज़्यादा एजी कर दिया तो वो और ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो रही होगी, राइट, लाइट, ओके, स्लिट पे जाके, सही है। सो ये आपके पास हो जाएगा, राइट। अब जब स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी, जब डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, स्प्रेडिंग ज़्यादा हो जाएगी, सही, ये तो आपके पास दो बातें आ जाएंगी। फिर उसके बाद जो है सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर फर्क किस पे पड़ेगा? अच्छा, स्प्रेडिंग अगर ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से जो फ्रिंज की ब्राइटनेस होगी वो आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो बस ये आप कह सकते हो, सही है। अगर हम ये कहें कि भाई इंक्रीजिंग द सर विड्थ वेट ऑफ, मतलब वो जो स्लिट है। उसकी मोटाई ब्रो, ये थिकनेस है ना इसका, कितना क्रॉस है ये इसको पतला कर दिया आपने, सही है। सो इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग है, ओके। सर उसमें स्प्रेडिंग में कैसे फर्क पड़ेगा? आपने उसको एच कर दिया ना, देखो,
स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि स्प्रेडिंग तब होती है कि जब आपके पास लाइट कोई एज से गुजर रही है, राइट। यहाँ पे जितना थिकनेस ज्यादा होगी उतना एज कम होगा, राइट। जितना थिकनेस कम होगी उतना एज ज्यादा होगा, सही है, तो इस वजह से। समझ गया। सो हमने कहा डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द स्लिट increases the diffraction। ओके। अच्छा जी, जब डिफ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, सही है, तो इसका मतलब है आपके पास जो ब्राइटनेस होगी या डार्कनेस होगी दैट विल बी अफेक्टेड। ओके। सो अच्छा, अगर हम चेंज लिख दें, अगर हम कह देंगे भाई ये चलो उसको नहीं लिखते हैं, हमें नहीं पता क्या हो रही होगी। हम ये कहते हैं कि द डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द स्लिट इंक्रीजेस द डिफ्रैक्शन बट द स्लिट सर सेपरेशन। हम फिर ब्राइटनेस या डार्कनेस के बारे में लिख सकते हैं। ये लिख तो सकते हैं लेकिन हम अगर हम लिखें तो एग्जैक्टली कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास स्प्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, स्प्रेडिंग ज़्यादा होने की वजह से जब वो इंटरफेरेंस होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो कई कई सारी वेव इंटरफेयर कर रही होंगी, तो उसकी वजह से जो ब्राइट फ्रिंज होनी चाहिए वो ब्राइटेस्ट होनी चाहिए फॉर मी, सही है, और जो डार्क फ्रिंज होनी चाहिए वो डार्केस्ट हो जानी चाहिए, सही है। क्योंकि या डार्क फ्रिंज जो है वो वैसे ही रहेगी लेकिन ब्राइट फ्रिंज जो है वो ब्राइटेस्ट हो जाएगी, सही है। तो ये होना चाहिए, लेकिन देखते हैं मार्किंग की वाले क्या क्या लिख रहे हैं, सही है। उन्होंने कहा कि भाई मोर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव बाय द स्लिट, लाइट वेव आर मोर स्प्रेडेड और लाइट वेव फ्रॉम द स्लिट हैव लेस इंटेंसिटी। ओके, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, लेस इंटेंसिटी क्यों होगी। सही है, चलो खैर, ये सही है, ये सही है। और मोर ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस, ओके, सही है। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मोर डिफ्रैक्शन है तो मोर ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस है, ओके। ब्राइट सही हो गया, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर लेस ब्राइट, ओके। ब्राइट फ्रिंजेस आर लेस ब्राइट, अच्छा ये उल्टा कर रहे हैं। और आर डिमर हैव लोअर इंटेंसिटी, ओके, क्योंकि डिफ्रैक्शन ज्यादा हो गई, ओके फाइन, सही हो गया। हम बेसिकली उल्टा सोच रहे हैं, मतलब पहले जो है चूंकि आपके पास जो है इंटेंसिटी, क्योंकि लाइट कम डिफ्रैक्ट हो रही थी पहले तो लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम सेंटर में आ रही थी, राइट। या इंटेंसिटी का जो स्प्रेड है वो कम था, अब इंटेंसिटी का स्प्रेड ज्यादा हो गया। सो किसी भी एक पॉइंट पे आपको कम इंटेंसिटी मिलेगी, तो डिमर आपको जो है ना वो देखेंगे, ब्राइट स्पॉट डिमर दिख रहे होंगे, राइट, क्लियर। एंड नो चेंज, हाँ सही, ये हमने लिख दिया, क्लियर हो गया। एनी प्रॉब्लम बच्चों। जी सर क्लियर। परफेक्ट हो गया। आ जाओ भाई, मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एंड तीन क्वेश्चन। अरे यार, चलो करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा जी, कोई करेगा भाई, कैंडी ब्रो क्वेश्चन रीड कर सकता है, ये ऐसे ही चिल कर रहे हो। हाँ इब्राहिम, रीड कर रहे हो तो कर लो, आ जाओ। सर मैं नहीं, दूसरा वाला। A train travels at a constant high speed along a straight horizontal track towards an observer standing adjacent to the track as shown in figure 5.1. The train sounds the horn continuously as it approaches the observer from time equals to 0 seconds जनाब, until it is well past the observer at t equals to t2. The train passes the observer at t equals to t1. The horn emits a sound wave of constant frequency fs. On figure 2.5.2, sketch the variation of the frequency of the sound heard by the observer with time t from time t equals to 0 to t equals to t2. डॉपलर्स इफेक्ट दे दिया भैया, सही है। T2 आ गया, सही है, आ गया, आ जाओ। सही है। अच्छा जी, वैसे ऑब्जर्वर जो है हाई
कांस्टेंट हाई स्पीड है, राइट। इसका मतलब है कि जो चेंज होने वाला है वो चेंज फिक्स होगा, मतलब वो चेंज वेरिंग नहीं होगा, राइट। एक बात तो ये चीज आपको पता चल गई। टूवर्ड है तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ओके। इन्होंने आपको बता रखा है कि आपके पास जो है द ट्रेन passes ऑब्जर्वर एट t equals to 1, ओके, एंड द हॉर्न emit द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी fs, ओके। सो जब तक वो अप्रोच कर रहा होगा तब तक तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, राइट। फिर जैसे ही वो करीब आया होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, एंड देन जब वो दूर चला गया होगा, अच्छा T2 क्या था, इट पास ऑब्जर्वर एट t equals to 2, ओके। फिर ये इस तरह से बन जाएगा, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऑल मैंने बना दिया बहुत ऊपर नीचे, सही है। सर ये ऐसा नहीं हुआ कि एफ एस से स्टार्ट हो रहा है? एफएस से क्यों स्टार्ट हुआ? सर उसने कहा है कि द हॉर्न emits a sound wave of constant frequency fs. अबे वो जो सही है, वो तो एक्चुअल एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, राइट। बट ये जो ट्रेन है वो तो मूव कर रही है ना, ट्रेन मूव कर रही है, राइट। जब ट्रेन आपकी मूव कर रही है तो इससे जो बंदा साउंड सुनेगा, क्योंकि इसने जो ग्राफ आप बना रहे हो वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को बना रहे हो, एफएस का नहीं बना रहे हो, समझ रहे हो आप। सो बंदा जो साउंड सुनेगा दैट विल बी ग्रेटर देन एफएस जब वो टूवर्ड्स टूवर्ड्स बंदा रीच करी होगी, राइट। एंड जैसे ही वो उसको पास करेगी T1 से, तो फिर जो है वो अवे के लिए जो है वो आपके पास ही आ जाएगा, समझ पा रहे हो। अच्छा एक सेकंड, मुझे यहाँ पे एक चीज मिसिंग भी लग रही है। द ट्रेन साउंड्स इट हॉर्न कंटिन्यूअसली एज इट अप्रोच द ऑब्जर्वर फ्रॉम t equals to 0 until it is well past the observer at t equals to 2, okay. The train passes the observer at t equals to 1 second, okay। सही हो गया। हाँ जी, समझ में आया, ये ऊपर से क्या स्टिल। अबे आवाज इतनी कट क्यों रही है बे आपकी? नहीं समझ में आ रहा हमको, बट इस तरह से बनेगा कि भाई इनिशियल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जैसे ही वो तो दूर चले जाएगा तो कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, सही है। समझ पा रहे हो एवरीबॉडी? क्लियर हो गया, ओके। Approximately horizontal line above the horizontal dashed line, approximately horizontal line below the dashed line, okay fine। T1 to T2, okay आगे आ जाओ भाई। हाँ At a जी। particular time, the sound waves at the observer have an intensity of 4.7 into 10 to the power minus 3 watt meters minus 2. The waves at the observer and the wave the at क्या हो गया, कहाँ फंस गए हो? The wave at the observer are incident at the right angle to the observer circular director detector of the radius this much, okay। Calculate the power। क्या फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू, सॉरी इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, राइट। इंटेंसिटी इज गिवन एज 4.7 एक्सपोनेंट 3। पावर आपको नहीं पता, एरिया के लिए आप कर लोगे पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई आर स्क्वायर 2.8 एक्सपोनेंट -2, ओके। एंड देन पावर निकाल लो, एक्सपोनेंट 3 इंटू 2.8 एक्सपोनेंट -2 पाई, और होल स्क्वायर भी पाई आर स्क्वायर, ओके। कितना आता है भाई, पावर कितनी आ रही? 5.9 exponent -6. 5.9 एक्सपोनेंट -6, ओके। पक्की बात है, -6 बन रहा है, -4 ये +3 ये है। चेक कर ले बेटा एक दफा दोबारा से, -4 और प्लस। 4.7 exponent -3 है सर। कहाँ पे एक्सपोनेंट -3, अच्छा सॉरी 4.7 एक्सपोनेंट -3, माय बैड। सही हो गया, अच्छा जी। अम तो बढ़ रहा है भाई, 1.2 एक्सपोनेंट -5 इनका आ रहा है,
पाई आर स्क्वायर उन्होंने कर दिया, फाइन। एरिया निकल आया 4.7 और उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, हमने भी यही किया। पक्की बात है, सही किया तुम लोगों ने। बट पहले हम एरिया को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे ना, या फिर डायरेक्ट -4 की पावर। नहीं नहीं, पहले 2.8 एक्सपोनेंट -2 और फिर होल स्क्वायर। वो 2.8 एक्सपोनेंट -4 नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि 2.8 पे भी स्क्वायर होगा, और एक्सपोनेंट -4 अगर कर रहे हो तो फाइन। अलग अलग नहीं करोगे उसको, समझ रहे हो। जी सर, 1.15 एक्सपेरिमेंट। ओके, 1.15 से 1.2 एक्सपोनेंट -5। चलो आगे आ जाओ भाई। कोई है इलेक्ट्रिसिटी करवाने वाला, कोई है? एनीवन इज इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी? यूसरा माइक सही हो रहा है यूसरा? नॉट येट। पता नहीं, अल्लाह जाने। अच्छा जी, इब्राहिम कर लेगा, पहले वाले इब्राहिम ने करना है। इब्राहिम जरा रीड कर लो। A battery is connected in a circuit with light-dependent resistor LDR, group X resistors, and a voltmeter as shown in figure 6.1. The battery has an electromotive force of 225 volts and negligible internal resistance. The resistors have a resistance of 320 ohms and 240 ohms. The voltmeter displays a reading of 16 volts, show that the current in the battery is 0.050. तो ओके। सर हम इसमें व्हीकल्स टू हायर कर लेंगे, हमें 16 वोल्ट्स उन्होंने बताया हुआ क्रॉस 320। हम्म। तो अगर बैटरी में निकालना है तो बेसिकली सीरीज में मतलब 16/320 कर देंगे। सही हो गया। 16 वन जा, 16 टू जा, एंड 0.02 आगे, 0.05 आगे आ जाओ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर। ओके। सर इसमें मैंने पहले अगर टू 16 ये फोर्टी है, ओम्स अब एक बात बता, 16 अगर वो है तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा 9। वोल्टेज? 9 वोल्ट्स आ रहा होगा, फाइन। चलो, सो V इक्वल्स टू आई आर लगाओ। सही है, 9 वोल्ट्स है, सही है। करंट आपके पास है 0.05। कितना आया? आर कितना आ गया? 180। वन 180। एटी गुड हो गया। अब ये 180 जो है फिर ये अगर हम ओवरऑल आ इसमें रही। हाँ बोलो। टोटल रेजिस्टेंस निकालें पहले और फिर जो 320 वाला है उससे माइनस कर लें तो फिर भी सेम ही आंसर आएगा ना। टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर निकालोगे, 25 को यूज करोगे करंट। अच्छा वैसा कर रहे हो, हाँ सही, ऐसा भी कर सकते हो। मैंने जस्ट इसको कंसिडर कर लिया, मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन को कंसिडर करके जो है ना इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल ली है। सो इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 180 बन रही है। सो 1/180 प्लस इज इक्वल्स टू 1 ओवर रेजिस्टेंस ऑफ एल डी आर। सही है, एल डी आर प्लस 1 ओवर द रेजिस्टेंस ऑफ जो भी आपके पास है 240। ओके, 240 इधर उधर फेंक दो। 1/180 -1/240 इज इक्वल्स टू 1/r ऑफ एल डी आर। ओके, ये आपके पास आ गया। सही है, इसको सॉल्व कर लो, बता दो कितना आता है। सही, और रेसिप्रोकल भी कर देना, यानी रेजिस्टेंस ऑफ। हाँ, 720। ओके भाई, 720 बता रहा है। सही आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। चलो जी, आगे आ जाओ भाई। Determine the ratio of power dissipated in LDR, power dissipated in the 240 ohm resistor. सही है, क्या तो फॉर्मूला लगा लें? सर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो V² ओवर R कर लें। परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, अच्छा V² दोनों में सेम रहेगा, आपके पास बन जाएगा अच्छा पहले लिख लेते हैं कि V² ओवर R ऑफ एल डी आर डिवाइडेड बाय V² ओवर R ऑफ फिक्स रेजिस्टर। सही है, 240। सही है, ये सब कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद द रेजिस्टेंस ऑफ 240 रेसिप्रोकल अगर करोगे। सही है, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एल डी आर। ओके, सो ये आपके पास बन जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 720।
कितना बना भाई? 1/4.25 0.33 कितना? 0.33 ओके, 1/3. 0.33, फाइन। अच्छा जी, गुड हो गया, आगे आ जाओ। The intensity of the light incident on the LDR increases. Steering explain what happens to the voltmeter reading. तो सर LDR इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो एक मिनट, द इंटेंसिटी ऑफ द, ओके, व्हाट हैपन टू द, ओके, जब एलडीआर की लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या डिक्रीज होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज उसकी होगी रेजिस्टेंस LDR की, डिक्रीज हो जाएगी, सही हो गया। ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी फिर। पैरेलल कॉम्बिनेशन की डिक्रीज हो जाएगी, सही है, और तो उसका जी। मतलब है वहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, सही है। सो इंक्रीजिंग, असाम आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, कट के आ रही है, मेरे ख्याल से आपके माइक का इशू चल रहा है मेरे ख्याल से। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ, अभी क्लियर है? अब क्लियर है, हाँ। मैं कह रहा हूँ करंट का भी लिख सकते हैं हम लोग, करंट इंक्रीज। करंट, हाँ लिख सकते हो कि टोटल करंट इन द बैटरी वो इंक्रीज हो जाएगा, या और उसकी वजह से जब करंट वो 320 के अंदर जाएगा तो उसे वोल्टमीटर की रीडिंग इंक्रीज आएगी, सही है। इंटेंसिटी ऑफ एल डी आर डिक्रीजेज द, सर ये ऊपर वाले सवाल में मुझे बताएं, हम आई स्क्वायर्ड आर क्यों नहीं लगा सकते? दोनों के अलग अलग करंट आ रहे होंगे, जब दोनों के अलग अलग करंट आ रहे होंगे तो दोनों के अलग अलग करंट निकालने भी पड़ेंगे। 240 के क्रॉस अलग करंट होगा, ऊपर वाले के क्रॉस अलग, ऊपर वाले के थ्रू अलग करंट होगा, राइट? तो जब अलग अलग करंट होंगे तो निकालने पड़ेंगे, उसमें ख्वारी ज़्यादा होगी, समझ लो। बहुत ठीक है, तो समझ। सही, यानी ख्वारी इन अ सेंस के आपके पास जो है ना, जैसे 0.05 है, तो इसका इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, सही है, और 1/3 नीचे चले जाएगा और 2/3 ऊपर चले जाएगा, सॉरी 2/3 नीचे चले जाएगा, 1/3 ऊपर चले जाएगा, सही ऐसा होगा। तो खैर, so the intensity of the decreases the resistance of LDR increases, which increase the, अच्छा जी, फिर which increase, रेजिस्टेंस कम नहीं होगी? decrease लिख, अच्छा increase लिख दिया लो, आई हाई, अच्छा उल्टा चल रहा है, यहाँ पे इंक्रीज आएगा। Increases the resistance of the LDR, decreases which increase the, which increase the, um अच्छा, sorry, the LDR decreases which decrease the resistance of the parallel combination, ओके, उसकी वजह से क्या होगा? Hence the current increases in the circuit, okay, and voltmeter reading also increases, okay। चलो जी, resistance decrease, decrease, current increase, okay, voltmeter reading increase, फाइन भाई, सही हो गया, आगे आ जाओ। अरे यार, बेकार बेकार क्वेश्चन दे रहे हैं यार ये तो। कोई है, कोई पढ़ने वाला है, या मैं कर लेता हूँ? The results of the alpha scattering experiment led to the development of the nuclear model of the atom. State the results that suggested the most of the mass of the atom is concentrated in a very small region and the most of the atom is empty. Okay. So इन्होंने कंक्लूजन बता दिया, हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि भाई इसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई होगी, सही है। सो आपको दिख गया होगा कि भाई
जो अल्फा कुछ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन जो है वो डिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट नहीं, रिपेल बैक हो गए होंगे, सही है, या 90 डिग्री से उनका एंगल ज़्यादा होगा, सही है। उसकी एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ कि भाई आपके पास मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो, या मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड जा रहे होंगे, दो आपके पास आ रहे हैं, सही है। सो वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स मोर देन 90 डिग्रीज, ओके। दूसरा काम, um, most of the alpha particle goes undeviated, okay, undeviated, चलो जी। State the composition of the gamma ray, okay। सो गामा रे जो होता है वो बेसिकली एनर्जी होती है, सही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। सो जस्ट आप क्या लिखो, बस आप ये लिख दो कि फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सही है। या आप लिख दो कंपोज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, composed of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, परफेक्ट हो गया। आगे आ जाओ भाई। अल्लाह, list the name of the three particle and the possible classification of them, okay। न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ओके। न्यूट्रिनो जो होता है वो आपका लेप्टॉन होता है, और न्यूट्रॉन आपके पास बेरियन होता है, सही है, और हेड्रॉन भी होता है, सही है, और पॉजिट्रॉन आपके पास लेप्टॉन होता है, ओके। इन द बॉक्सेस to indicate the classification applies, okay। सर अगर हम न्यूट्रॉन के लिए सिर्फ हाइड्रॉन करें तो वो वो सही बन होगा आएगा, ना? देखते हैं। न्यूट्रिनो क्लासिफाइड एज अ लेप्टॉन एंड पॉजिट्रॉन क्लासिफाइड, एक नंबर मिलेगा। न्यूट्रॉन क्लासिफाइड एज अ बैरियन एंड, तो वो गलत हो रहा है, सही, वो एक नंबर काट रहा है उसका। अच्छा जी, ये आ गया टाइट वाला क्वेश्चन। The discovery of the particle with an unusual charge was an important step in the development of the theory of the quark. The particle is a hadron with a mass of 2.19 exponent negative 27 kgs and a charge of 2 element 2e, where e is the elementary charge. Calculate the mass in U the particle of the particle. Give your answer to three significant figures. अच्छा जी, I for the particle give, अच्छा, okay। आपको पता है कि भाई 1 U is basically equivalent to 1.66 exponent negative 27, right? And kgs, okay? And you know that it is discovered as 1.9, 2.919 exponent negative 27 kgs. So just do the cross multiplication and you will get the answer. तो ये मैंने शुरू में दिया होता है ना, ये जो हाँ पहली जी, वाली। पहले पहले पेज पे दे रखी होती है। कितना आ रहा है भाई? 1.319। 1.319, okay। 1.32 ले लेते हैं, सही है, परफेक्ट हो गया। Determine the possible quark composition of the hadron with a charge of 2 plus 2e. Explain your reasoning। अच्छा जनाब, अगर हेड्रॉन है सो इट शुड कंपोज ऑफ द थ्री क्वार्क्स, और थ्री क्वार्क्स पहली चीज हो गई, सही है। हेड्रॉन शुड, सर 3 कॉर्क्स या 3 एंटी कॉर्क्स होते हैं ना? हाँ बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो चार्ज जो है वो इन्होंने कोई ऐसा एंटी पार्टिकल बोला हुआ नहीं है, सही है। ओके, सही है। सो हेड्रॉन शुड कंपोज ऑफ थ्री क्वार्क्स, पहली बात हो गई। अच्छा जी, अब आप जो हो वो, अच्छा जी, सो आप कह सकते हो भाई, ये तो आप अप ले लो, ये तो आप ले लो टॉप, ये तो आप ले लो चार्म,
ओके, तीनों के जो चार्ज होते हैं वो आपके पास होते हैं 2/3 प्लस में। ओके, सो ये आपके पास आ गए एंड आप कह दोगे कि भाई अप प्लस अप प्लस अप, ओके, दैट गिव्स यू 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, सो 6/3 एंड 2e। ओके, ये आपके पास कहानी हो गई। ओके जी, चलो भाई, पेपर भी निपट गया अल्लाह के फजलो करम से। अक्टूबर नवंबर 2023 भी हो गया, सही है, 21। अब जो है कहानी ऐसी है कि कल वाली क्लास में हम मई जून 24 की कर लेंगे, सही है। कोशिश करेंगे कि फिर जो है ना मंडे के दिन क्लास कर ले या ना करें, अल्लाह जाने, देखते हैं क्या सीन होता है। सही है, चलो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो कुछ और देखेंगे। कल की टाइमिंग भी है ना मैं कल डिस्कस कर लूंगा, प्रॉब्ली आफ्टर जुम्मा होगी। सही, मैं शायद आज रात में मैसेज करके कंफर्म कर लूँ। सही हो गया, चलें जी। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह ओके, हाफिज़। हाफिज अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़।